विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को जर्मनी की अपनी समकक्ष एनालिना बेयरबाख से मुलाकात की। इसमें दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की। यूक्रेन में सोमवार को मारिपोल शहर से नागरिकों की निकासी तो हुई, लेकिन नजदीक स्थित अज़ोवस्टॉल स्टील फैक्ट्री पर गोलीबारी शुरू हो गई। फैक्ट्री से करीब 100 महिलाएं और बच्चे निकले थे जो यूक्रेन के कब्जे वाले जपोरिजिया शहर पहुंच गए हैं। इस बीच रूसी सेना के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में हमले जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोपीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी की 65 घंटों की यात्रा बहुत खास मानी जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अपनी यात्रा के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। यूरोप में रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार जर्मनी ने रूस से तेल लेने पर यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव पारित होते ही रोक लगाने के संकेत दिए हैं। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के प्रतिनिधि मंत्रियों की बैठक में जर्मनी के वित्त मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध को लागू करने में मुश्किल होगी, लेकिन उसके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है। इस बीच दोनों ही देशों ने सतत विकास और केंद्रित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय और जर्मन उद्योगपतियों के साथ बातचीत की और उनसे भारत के युवाओं में निवेश करने का आग्रह किया। साथ ही अपनी सरकार द्वारा किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों पर जोर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को फर्जी मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने दावा किया कि शपथ ग्रहण के लिए शनिवार को उनके सरकारी आवास पर कब्जा कर लिया गया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक हनीफ अब्बासी ने कहा कि जो कोई भी पूर्व आंतरिक मंत्री शेख राशिद के विग को फाड़ेगा और लाएगा, उसे 50,000 पाकिस्तानी रुपए का इनाम दिया जाएगा। उनका ये अजीबोगरीब प्रस्ताव पाकिस्तान के राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामलों और सजाओं को खत्म या स्थगित करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई और 3 बार PM रहे नवाज शरीफ को एक नया पासपोर्ट जारी किया गया। PMLN की नेता और नेशनल असेंबली की सदस्य मरियम औरंगजेब ने पूर्व PM इमरान खान की नीतियों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इमरान खान की अयोग्यता का दंश ही देश की जनता झेल रही है। उनके मुताबिक इमरान की गलत नीतियों की बदौलत ही देश में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। श्रीलंका में जारी राजनीतिक संकट के बीच बुधवार से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। नेता प्रतिपक्ष और SJB के प्रमुख सजित प्रेमदासा ने कहा था कि संसद सत्र के दौरान महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। चीन में कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद सरकार द्वारा सख्ती दिखाने की बात सामने आई है। पिछले 24 घंटे में चीन में 7,822 नए कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें 865 मामले संक्रमित लोगों के हैं, तो वहीं 6,957 मामले बिना लक्षण के। इस दौरान 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अनगिनत परिवार विस्थापित होने पर मजबूर हो गए। इस बीच व्हाइट हाउस ने रविवार देर रात घोषणा की है कि अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन 5 से 9 मई तक रोमानिया और स्लोवाकिया का दौरा करेंगी। इस दौरान विस्थापित यूक्रेनी माता पिता और बच्चों से मिलेंगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने टीके के विकास में जिस तत्परता से काम किया है, उससे महामारी पर काबू पाने में तो मदद मिली है, साथ ही वो तकनीक अब अन्य बीमारियों के इलाज में भी मददगार होगी। वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका खोजा है जिससे हार्ट अटैक के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले ऊतकों की मरम्मत के लिए जेनेटिक मटेरियल को शरीर में पहुंचाया जा सकता है।
अमेरिका के शिकागो में वीकेंड पर जगह जगह खूनी खेल खेला गया है। गोलीबारी की अलग अलग घटनाओं में 8 लोग मारे गए जबकि 16 लोग घायल हुए। स्थानीय मीडिया ने इन घटनाओं की जानकारी दी। 69 वर्षीय एक व्यक्ति की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कराची विश्वविद्यालय में आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल संदिग्ध को पाकिस्तान जांचकर्ताओं ने गिरफ्तार किया। बता दें कि इस घातक विस्फोट में 3 चीनी व्यक्ति और एक पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। केयू के छात्र बेबगर इमदाद और गुलशन इकबाल इलाके के निवासी को खुफिया एजेंसी, रेंजर और पुलिस कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान की मदद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सामने आया है। उसने $76 करोड़ की आर्थिक मदद मुहैया कराई और इसका उपयोग देश में गरीबी कम करने और खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में अपील कर सुनवाई लंदन स्थित हाईकोर्ट में 28 जून को होगी। 51 वर्षीय नीरव ने अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अपील की है। रॉयल कोर्ट ने पिछले हफ्ते 28 जून को सुनवाई किए जाने की पुष्टि की है। श्रीलंका में आर्थिक और सियासी बदहाली 2 दशक के सबसे बुरे दौर में है। इस बीच श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और SLFP पार्टी के अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरिसेना ने पार्टी की मई दिवस रैली में देश में नए चुनावों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को ऐसे समय में लोगों का पक्ष लेना चाहिए जब देश एक बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है। डेनमार्क में अल्पमत वाली सरकार के न्याय मंत्री निक हैकेरूप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो अब डेनिश ब्रूअर्स एसोसिएशन के नए प्रमुख के रूप में काम करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मेटे ने हैकेरूप की जगह एकीकरण मंत्री मैटियास टेस्पे को नया न्याय मंत्री बनाया है। मध्य चीन में एक इमारत ढहने के 50 से अधिक घंटे बाद उसके मलबे से 2 और लोगों को जिंदा निकाला गया। अब भी 20 से ज्यादा लोग फंसे हैं जबकि 39 लोग शनिवार से लापता हैं। अब इसमें से बहुत कम लोगों के जीवित बचने की संभावना दिख रही है। पुलिस ने मामले में इमारत के मालिक सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव की प्राइमरी शुरू हो गई है। हाल ही में 3 एजेंसियों के लिए सर्वेक्षण में राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को महज 44% लोगों का ही समर्थन मिला, जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 47% लोगों ने समर्थन दिया। सर्वे में शामिल लोगों की डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति सबसे बड़ी नाराजगी बढ़ती महंगाई है। दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों में 1 मई तक 200 से ज्यादा बच्चे लिवर से जुड़ी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले यूरोपीय देशों से सामने आए, जिसमें 100 से ज्यादा मामले ब्रिटेन में देखने को मिले। पीड़ित बच्चों की उम्र 0 से 17 साल तक है। WHO का ध्यान इसकी तरफ तब गया जब स्कॉटलैंड में 10 बच्चे एक साथ बीमार हुए। चीन ने 2 साल बाद कुछ भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए बीजिंग लौटने की अनुमति दी है। इसे देखकर वहां रह रहे उन भारतीय पेशेवरों ने विदेश मंत्री जयशंकर से चीन सरकार के सामने उनकी तकलीफ बताने की अपील की, जिनके परिजन सख्त कोविड वीजा नियमों के चलते स्वदेश में फंसे हैं। शंघाई के बाद अब बीजिंग में भी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। सोमवार को शून्य कोविड नीति अपनाते हुए बीजिंग में सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए। वहां रेस्तरां में नागरिकों से कहा गया कि उन्हें सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 दिवसीय निजी यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। राहुल गांधी सोमवार की शाम को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वो नेपाल के अपने प्रवास के दौरान कुछ पर्यटन स्थलों का दौरा कर सकते हैं। राहुल गांधी नेपाल के अपनी दोस्त सुमनिमा उदास के विवाह में शामिल होने के लिए काठमांडू में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी सफलता का उदाहरण बन सकती है। इस बीच दोनों ही देशों ने सतत विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक $10.5 अरब की सहायता मिलेगी। आगरा में इस्लामिया लोकल एजेंसी ने ईद उल फितर को लेकर संदेश जारी किया। इसमें ईद की नमाज सड़क पर अदा न करने के साथ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इस्लामिया लोकल एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक इस बार अलग अंदाज में ईद की नमाज अदा की जाएगी। बड़वानी जिले की अंजड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है।
यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह अपने गृह जनपद बरेली पहुंचे, जहां पशुधन मंत्री ने अधिकारियों के साथ विकास भवन में समीक्षा बैठक की और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पशुधन मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान पशुओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी साझा की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां सगे मामा ने अपनी 9 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के दरभा ब्लॉक के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों में 7,000 से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन ये ग्रामीण सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह है गांवों में नेटवर्क का ना होना। नेटवर्क के न होने के कारण ग्रामीण सरकार की हर योजना से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की जनकपुर थाना पुलिस ने चोरी में शामिल 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल टावर की बैटरी और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जयपुर में खंड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागीय प्रतिनिधियों ने लोगों को अपनी योजनाओं और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान सभी पंचायतों के नागरिक उपस्थित रहे। लोगों ने अपनी समस्या का लिखित आवेदन देकर समस्या के निवारण की मांग की है। कानपुर देहात में राजावत अस्पताल की मनमानी सामने आई। पीड़िता राज देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटे का एक्सीडेंट होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। लेकिन प्राइवेट अस्पताल के दलालों द्वारा मरीज को राजावत अस्पताल में एडमिट कर दिया। इसके बाद डॉक्टर मोटी रकम मांग रहे हैं। खरगोन के बड़वाहा ब्लॉक में लाडली उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव 2 मई से 11 मई तक मनाया जाएगा। उत्सव की शुरुआत सोमवार को जनपद सभागृह के क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने की। इस दौरान विधायक ने कहा कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाडली उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मालथौन नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण हितग्राही प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भूपेंद्र सिंह ने 1454 हितग्राहियों को 20.11 करोड़ की राशि का हित लाभ वितरण किया। उत्तराखंड के खानपुर पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मसूरी पहुंचे। विधायक निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। विधायक ने कहा कि मसूरी उन्हें काफी पसंद है और वो अक्सर अपने परिवार के साथ यहां आते हैं। विधायक ने बीजेपी की तारीफ भी की। औरैया में बीते दिनों हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी वो आरोपी निकला। आरोपी मोनू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के मजदूरों ने पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने ज्ञापन में कंपनी के द्वारा की जा रही बिजली कटौती को लेकर शिकायत की है। तो वहीं कलेक्टर ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने 11 साल पहले हुए मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 11 साल पहले रुद्रपुर के भोनू साहसी युवक की हत्या हुई थी, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर केस बंद हो गया था। मृतक की पत्नी के कहने पर केस को फिर से खुलाया गया, जिसमें मृतक का सौतेला भाई उसका हत्यारा निकला। सतना में चाय समोसा ठेले लगाने वाले युवक पर दबंगों ने खौलता तेल फेंक दिया, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया है। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों ने युवक से उसकी बहन के बारे में पूछताछ की थी, जिसकी जानकारी युवक ने नहीं दी, जिससे बौखलाए युवक ने ठेला लगाने वाले को खौलते तेल से जला दिया। सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने भूमाफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 दिन के अंदर कार्रवाई का आश्वासन देकर खत्म कराया था। आज 10 दिन बाद कोई कार्रवाई न होने पर किसान संयुक्त मोर्चा ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है और अपनी शिकायत दर्ज कराने के साथ अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर बड़ी बात कही। मोदी ने जर्मनी में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। मोदी ने कहा कि भारत विश्व शांति का पक्षधर है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए। लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। कोरोना काल के 2 साल बाद आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा चुके हैं। यमुनोत्री से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। देश भर में आज अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की धूमधाम है। देश के सभी प्रमुख मंदिरों, ईदगाह में भक्तों, इबादत करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। अनेक जगह सामूहिक विवाह उत्सव जैसे आयोजन भी किए गए हैं। परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जा रही है। भारत में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2568 नए केस मिले हैं। तो वहीं इस महामारी के चलते 20 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों में भी कमी देखने को मिली है। एक्टिव केस 19,500 से घटकर 17,740 पर पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर राज्य के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें डरना नहीं है, लड़ना है, अमन की बात करना है और एक साथ लड़ना है। ईद के मौके पर देश के कुछ इलाकों से पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। जोधपुर में झंडा फहराने और लाउड स्पीकर हटाने के विवाद पर सोमवार रात पथराव हुआ था। मंगलवार सुबह ईद की नमाज के बाद फिर पथराव हुआ। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी ईद की नमाज के बाद पथराव किया गया। यहाँ ईद की नमाज के बाद एक मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। और कोरोना के 2 साल बाद लोग सार्वजनिक रूप से ईद मना रहे हैं। भोपाल की ईदगाह पर ईद की नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद और ताजुल मस्जिद में भी ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इसके बाद लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। पूरे प्रदेश में ईद की रौनक देखने को मिल रही है।